Hi students, welcome to the official YouTube channel of Akash Janakpuri. We are here to address certain issues faced by the students during the process of preparation or revision. In today's video, we are discussing the most sought after chapter by the question makers in NEET. And to top that list is, yes, that's right, reproduction in organisms and human reproduction. Do you know that this unit is considered to be the home for the maximum asked questions in the past 10 years? So, let's dig in deeper and get to know more from the expert panel present here with us today. So, over to you experts. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है और इसके लिए हमने सबसे पहला चैप्टर चूज किया है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और इस चैप्टर में एक चीज हमने और नोट करी है यहाँ एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर में कि अर्थवॉर्म तो हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया गया है, जिससे क्वेश्चन जो है हमारे नीट में आया हुआ है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर बच्चों ने जिन्होंने ऐसा गलती किया कि नीट के सिलेबस में अर्थवर्म नहीं है और उन्होंने ये छोड़ दिया तो उन्हें जरूर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन से कंसर्न्ड जो पार्ट है अर्थवर्म का वो उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हमें लोकेशन याद रखनी चाहिए ऑर्गन्स की, जैसे कि 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिके इन 6 to 9 सेगमेंट्स अर्थवॉर्म में, अ पेयर ऑफ ओवरीज अटैच्ड टू इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12th and 13th सेगमेंट होना चाहिए सेकंड ऑप्शन के अंदर। पेयर्स ऑफ टेस्टिस, 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस इन 10th and 11th सेगमेंट, ये ऑप्शन सही है हमारे पास, दिस विल बिकम द आंसर। एंड 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है वो 17th and 19th सेगमेंट में होना चाहिए। एकदम सही कहा सर आपने। तो यहाँ पर ये भी एक चीज इस क्वेश्चन से क्लियर हो रही है कि डायग्राम में ये सब डिटेल्स नहीं दी हुई हैं, बिल्कुल इस तरह से लेबलिंग नहीं दी है, लेकिन अगर डायग्राम दिया है तो इसके हर एस्पेक्ट को स्टूडेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग सर एक क्वेश्चन हम लोग फ्रॉग से भी ले लेते हैं रिगार्डिंग दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। बिल्कुल सर, ये भी क्वेश्चन उसी सेंस में है क्योंकि फ्रॉग भी नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो पैसेज ऑफ स्पर्म्स है फ्रॉम द टेस्टिस और जैसे किडनी में वो जाते हैं स्पर्म्स थ्रू वासा इफ्रेंशिया और बिडर्स कैनाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो क्वेश्चन इसमें आ भी सकता है, आगे भी आ सकता है। आइए बढ़ते हैं सर अगले चैप्टर की ओर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर इसमें आपने एक बात अगर नोट की, पिछले 8-10 सालों में अगर हम वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। एग्जैक्टली सर। और इस क्वेश्चन में उन्होंने पैसेज ऑफ स्पर्म्स को ही यहाँ पे फिर से टारगेट किया सर इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसे आप एक सेंस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं और थ्योरी में भी पैसेज ऑफ स्पर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो जो पैसेज ऑफ स्पर्म्स है सर, वो बच्चे को जरूर ध्यान रखना है कि कैसे स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड फाइनली यूरेथ्रा की तरफ पहुंचेगा सर। एनसीईआरटी के डायग्राम्स की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आइए बढ़ते हैं सर दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो हम टारगेट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है उसके डायग्राम भी दे रखा है, प्लस आगे जो गैमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें हार्मोनल कंट्रोल को भी बच्चों को बहुत ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। पास्ट में काफी सवाल जो है गैमेटोजेनेसिस पे फोकस रहे हैं और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि स्पर्मियोजेनेसिस को ही स्पर्मेटिलियोसिस भी बोलते हैं। एग्जैक्टली सर। और यहाँ पे जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है उसमें हम देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सटोली सेल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स, जो लेडिक सेल्स हैं, उनके फंक्शन के बारे में बच्चों को जरूर पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, तमाम जो इनके इंपॉर्टेंट रोल्स या फंक्शंस हैं सभी को ध्यान देना बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ हार्मोनल रेगुलेशन, ये तो पूरे ही सिलेबस में जहां कहीं भी हार्मोनल रेगुलेशन की बात आती है, चाहे वो फिजियोलॉजी का कोई पार्ट हो, कहीं भी हो, वो हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है।
बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछने के लिए। आइए बढ़ते हैं सर अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो डक्ट सिस्टम है, जो उसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, उस पर ऑलरेडी नीट क्वेश्चन टारगेट कर चुका है। लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके हार्मोनल कंट्रोल, ये एक बहुत अच्छा एरिया है जिससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं 2009 का क्वेश्चन हमारे सामने है। डेफिनेटली सर, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर की बात करते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ये पूरा चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर यहाँ पर भी हम देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इट कैरीज अ वेरी बिग वेटेज। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सर बच्चों को यह ध्यान रखना है कि प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियम का होता है। शेडिंग भी मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम की होती है, मायोमेट्रियम से कोई रिलेशन ही नहीं है सर। एनसीईआरटी के इस डायग्राम में बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि किस तरह से हार्मोन का किस फेज में क्या लेवल होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है। तो पूरा का पूरा डायग्राम अपने आप में मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है रिगार्डिंग दी ओव्यूलेशन की कौन से हार्मोन्स पीक पे रहते हैं, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो रियली एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता था बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने भी इस ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व किया, या फिर टॉपिक उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं था, तो बहुत कुछ बच्चों ने इस ऑप्शन को चूज किया होगा जो कि रॉन्ग ऑप्शन था। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहला पार्ट जो ऑप्शन का है वो तो बिल्कुल सही है, FSH और LH का पीक लेवल होता है। लेकिन सेकंड पार्ट जो है वहां पर इन्होंने लिख दिया शार्प फॉल इन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जबकि हम जानते हैं अभी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा ही नहीं था, फॉल कहाँ से होगा। वो तो ल्यूटियल फेज के सेकंड हाफ में होता है। यहाँ पे मैं एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो यहाँ पे क्लियर है कि टोटल 4 हार्मोन इन्वॉल्व हैं ओवरऑल साइकिल को रेगुलेट करने में। तो इनमें से जो 3 हार्मोन हैं FSH, LH और प्रोजेस्टेरोन, पूरी साइकिल में उनमें सिर्फ एक ही बार पीक आता है, जबकि एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है which have the 2 peaks during the cycle। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर एक उसी क्वेश्चन पे हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर, जो नीट 2016 में पूछा गया कि GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, तो इसमें फीडबैक जो है वो पता होना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक ऑफ हार्मोन या हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर oogenesis, वहां पर ये कवर हो जाता है। सर एक जो पॉइंट बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो इनहिबिन है दैट इज इनहिबिटिंग द FSH, उसका GnRH में कोई रोल नहीं होता है। सर ये क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी आ गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑन इनहिबिन, कि यहाँ पे इनहिबिन जो है वो इनहिबिट कर रहा है सिक्रीशन ऑफ FSH। और सर फर्टिलाइजेशन साइट जो है दैट हैज बीन ऑलवेज अ सोर पॉइंट, और हम पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें अगर हम तो एम्ब्रियोनिक इस्थमिक जंक्शन को पुरानी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ था, लेकिन अब करेक्ट कर दिया गया है, इट इज एम्पुलरी रीजन। ये बच्चे को ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, जैसा कि हम इस क्वेश्चन को उठाया इसलिए हमने सर कि ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, और अगर हम इसमें आंसर को देखते हैं तो उस समय जो एनसीईआरटी में लिखा था कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वही यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। लेकिन अगर इस पॉइंट को गौर नहीं किया, इसके बाद से एनसीईआरटी में करेक्शन कर दिया, जैसा कि आपने बताया कि नाउ एनसीईआरटी क्लियरली मेंशंस दैट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुलरी रीजन। तो डेफिनेटली फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चे को आंसर एम्पुलरी रीजन ही देना चाहिए, ना कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2016 में जो पूछा गया दैट इज रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। तो हम सब जानते हैं कि व्हेन द स्पर्म एंड ओवा विल reach to the ampullary region simultaneously, then only the feasibility of fertilization increases। आगे बढ़ते हैं सर, और अब हम शुरू कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। और एक क्वेश्चन जो नीट 2018 में आया है सर, वो एम्ब्रियन के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि कोरियन का तो मेंशन करती है एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज रिगार्डिंग दी एम्ब्रियन की कौन कौन सी लेयर्स जो हैं उसको मिलके बना रही हैं।
वैसे तो ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है रिगार्डिंग दी लेयर्स व्हिच फॉर्म द एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ के नीट ने ये शो कर दिया सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा ये जरूरी नहीं। तो अगर आप अपने सिलेक्शन को बहुत इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है, आपको उसके अलावा भी पढ़ना है। डेफिनेटली उन बातों का ध्यान रखते हुए कि जिन टॉपिक्स को एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है उसके आसपास की चीजों को आपने और भी बिल्डअप करना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं सर, योग सैक का जो फंक्शन है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करना भी है सर। रिगार्डिंग प्लेसेंटा सर एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन टारगेट करता है सर हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को। प्लेसेंटा के जो हार्मोन्स हैं दैट इज एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि इट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ एलएच एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटेम ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, डेफिनेटली इट हैज लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग मैटरनल ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, कॉजेस डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आ गए फ्रॉम दी, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन डेफिनेटली इज देयर टू मेंटेन दी प्रेगनेंसी। तो सर ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर नीट 2020। वी विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। सेम हियर सर, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Well, those were some really important points to remember. Thank you experts for your valuable time and guidance. I'm sure this will work wonders for the aspiring students. That's all in this part of the video. We'll move ahead in the next part. Be back in a jiffy.